जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं संस्कृत का पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, गद्य खंड का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद जो 7 नंबर का होगा। दोस्तों आपके एग्जाम में यहां से 7 नंबर का कुल प्रश्न पूछा जाएगा। और करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक का फॉलो करना है, ऐसे ट्रिक का फॉलो करना है जिससे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आसानी से आप कर सको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गद्य खंड का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद आपको क्या करना है। जो यहाँ पे संदर्भ दिया रहेगा, यहाँ सॉरी अनुवाद दिया रहेगा गद्य खंड का, इसका संदर्भ और अनुवाद करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ देखिए जो होगा आपका संस्कृत का बोला रहेगा, निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो गद्यांश होगा, गद्यांश दिया रहेगा, उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए बोलेगा, जो कि 7 नंबर का होगा। 2 नंबर आपका मिलेगा संदर्भ के लिए और यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा हिंदी अनुवाद करने के लिए। तो 5 2 7 टोटल 7 नंबर का प्रश्न पहला प्रश्न होगा। जिस तरीके से दोस्तों पकौड़े में सॉस की कीमत होती है, उसी तरीके से परीक्षा में पास होने की कीमत होती है। तो परीक्षा में पास होना बहुत ही बड़ा महत्व रखता है दोस्तों। तो आपको यहाँ इस चैनल पर पास होने का ट्रिक ही नहीं, यहाँ पर दोस्तों आपको 90% प्लस दिलाने का दावा किया जाता है। आपने पढ़ा होगा इसके पहले अदर सब्जेक्टों की तैयारी भी करा दी गई है। ये आपका लास्ट सब्जेक्ट तैयारी कराया जा रहा है जो संस्कृत का है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। मैं आपको यहाँ पर 5 गद्यांश कराने वाला हूँ। यदि आप पांचों को तैयार कर लेते हो तो कन्फर्म है आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फंस जाएगा और 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि सर ये किस जिलों के लिए, कौन से जिले के लड़के पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, ये सभी यूपी के जितने भी जिले हैं, सभी जिलों के बच्चे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सभी जिलों के बच्चों के लिए ये है। ठीक है, किसी के लिए अलग से, किसी जिला वालों के लिए अलग से नहीं है, ये पूरे यूपी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप तैयार रखिए, आपका भी जो पेपर होगा यहीं से आएगा, एक न एक यहीं से फंसने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए हम आपका पहला यहाँ पे जो गद्यांश है उसको दिखा देते हैं। तो पहला गद्यांश है नैतिक मूल्य व्यक्तः सामाजिकी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं पूरा यहाँ पे आपका गद्यांश पढ़ूंगा नहीं, अगर पढ़ने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपको गद्यांश एग्जाम में किस तरीके से मिलाना है ध्यान दीजिए। एग्जाम में आपका गद्यांश आएगा वो इस तरीके से पूरा दिया रहेगा। और मैं एक बात बताना भूल गया आपको, चलिए मैं बता देता हूँ, अभी याद आ गया। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके एग्जाम में, वो 2 गद्यांश वहां पर दिया रहेगा अथवा करके, पहला गद्यांश फिर दूसरा गद्यांश, उसी में अथवा करके दिया रहेगा। उसमें से 2 गद्यांशों में से जिसका भी उत्तर आपको पता रहेगा उसी का आंसर देना होगा। ठीक है, तो किसी एक का आपको आंसर देना होगा, अनुवाद करना होगा उस गद्यांश का। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, 5 मैं करा रहा हूं, सभी को आप अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसा रूल ही बताने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप शुरू के, जब भी आपके सामने गद्यांश आपको याद करने की बात आ जाए, अगर आपको कोई भी गद्यांश याद करनी है, तैयार करनी है, तो शुरू के आपको 2-3 शब्द तैयार कर लेने। जैसे यहाँ पे नैतिक मूल्य है व्यक्तः सामाजिकी, उसके बाद लास्ट में आना है मुक्तो भवति। इतना आपको तैयार करना है। हो सकता है यही इतना देकर फिर लास्ट में डैश डैश डैश, बीच में डैश 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 कर लास्ट में ये दे दे। ठीक है, तो ये तो हो गया है आपका दोस्तों गद्यांश। अब बात आती है ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने की। तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे। अब बात आती है संदर्भ में लिखा क्या आता है। देखिए यहां पर इस तरीके से लिखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड के गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यानि शीर्षक पाठ से लिया गया है। आपको जो भी आपके सामने यहाँ पे गद्यांश दिख जाएगा, यहाँ तक लाइनें आपको सभी में लिखनी है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइनें आपको सभी में लिखनी है। संस्कृत में अगर कोई भी गद्यांश आपसे पूछेगा तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड के गद्य भारती में संकलित, इतना आपको सभी में लिखना है। ठीक है, जैसा अगर गद्यांश कोई भी गद्यांश पूछे,
जरूरी नहीं कि इस चैप्टर से ही पूछे। देखिए कोई भी गद्यांश अगर आपके एग्जाम में पूछ रहा है तो इतना सभी में लिखना है, संदर्भ में इतना लिखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन से पाठ का है ये, ठीक है। तो जैसे ये गद्यांश जो है वो नैतिक मूल्यांकन पाठ का है, शीर्षक पाठ से लिया गया था। आप लिख दीजिएगा संकलित के बाद यहाँ पर नैतिक मूल्यांकन शीर्षक पाठ से लिया गया है। क्लियर हो गया? ये एक ट्रिक था आपके लिए, ठीक है, छोटा ही ट्रिक था, लेकिन अगर फॉलो करेंगे तो ये बहुत बड़ा काम करेगा आपके लिए। अब बात आती है प्रसंग में। प्रसंग में क्या लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। प्रसंग में आपको वही लिखना होता है जो गद्यांश में बताया गया रहता है, जो गद्यांश का भाव निकलता है। जैसे देखिए प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक मूल्यों के आचरण का महत्व बताया गया। देखिए हम नैतिक मूल्य, जो भी एक गद्यांश इसमें नैतिकता के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा नैतिक मूल्यों के आचरण का महत्व बताया गया है। अब थोड़ा सा हम अनुवाद करते हैं यहाँ पे। देखिए अनुवाद किस तरीके से किया जाएगा, मेन ट्रिक तो यही है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कौन रट्टा मारे कौन तैयार करे, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको अगर थोड़ा बहुत भी ट्रांसलेट करना आता होगा तो आसानी से आप कर लेंगे। जैसे देखिए पहले आप अपना गद्यांश देखिए। गद्यांश बोला है नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा विधर्तते, ध्यान दीजिए विवर्धते, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नैतिक मूल्य, तो यहाँ पे आपको जब हिंदी अनुवाद करना लिखना है नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक, देखिए वहां पर भी सामाजिक वर्ड था, यहां पर भी प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो वर्धते मतलब बढ़ती है। तो आपको क्या करना है, उसी का हिंदी में अनुवाद कर देना। जो संस्कृत में है वो आपको खुद इंडिकेट कर रहा है। जैसे देखिए यहां पर बोल रहा है नैतिक मूल्य अर्थात नैतिक मूल्यों से, ठीक है। यहां देखिए नैतिक मूल्य अर्थात यहां पर देखिए नैतिक मूल्य, नैतिक नैतिक ही लिखें। फिर यहां बोल रहा है व्यक्ति, व्यक्त का मतलब होता है व्यक्ति, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, से व्यक्त की सामाजिक। यहां पर देखिए समाज की लिखा है ना, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, सामाजिक। यहां पर देखिए प्रतिष्ठा लिखा है, तो यहां अनुवाद में भी मैंने क्या लिखा, प्रतिष्ठा। अब वर्ध, यहां देखिए वर्धते लिखा है, तो अनुवाद में मैंने क्या लिखा, वर्धते मतलब बढ़ती है। क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है, ये ट्रिक आपको फॉलो करना है। फॉलो किस तरीके से करना है कि जो आपका संस्कृत में वहां पे दिख रहा है उसी को आपको क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करते चले जाना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, लेकिन इतना याद रखिए लेसन आपका तैयार होना चाहिए। किस लेसन से है, नैतिक शब्द दिखेगा आपके किसी भी गद्यांश में, तो इतना आप समझ जाइएगा कि यहां पर बात की जा रही है नैतिक मूल्यांकन चैप्टर की, ठीक है, पाठ की। तो आप लिख दीजिएगा प्रस्तुत गद्यांश, जब संदर्भ लिखिएगा तो वहां पाठ में जहां पाठ रहता है वहां पर लिख दीजिएगा नैतिक मूल्यांकन, ठीक है। तो चलिए अनुवाद को हम फटाफट देख लेते हैं। आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया करिए फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, यहीं से आपका प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम में। देखिए दोस्तों, नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं इसी प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। उसके नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे पढ़ दिया। अब देखिए दोस्तों, उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति कामा समाज कामा वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। तो दोस्तों इस गद्यांश का यही हिंदी में अनुवाद होगा। इस तरीके से आपको हिंदी में अनुवाद कर देना होगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आपने स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिख दिया है और तैयार भी कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, पूरा रटा नहीं सकता हूं कि आपका हाथ पकड़ पकड़ के आपको बैठा बैठा के पढ़ाऊं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको तैयार कैसे करोगे। मैंने सब तरीका बता दिया है, किन किन क्वेश्चनों को तैयार करना है ये भी मैं बताता चल रहा हूं। तो आप इसको फॉलो करिए, तैयार करिए, ठीक है। अब परेशान मत होइए, मैं पूरा तैयारी ही करा दूंगा। देख मेरे पास समय न होने की वजह से संस्कृत मैंने आपका इतना लेट तैयारी कराना स्टार्ट किया, लेकिन दोस्तों अभी भी ज़्यादा आपका समय नहीं गया है। आप चाहोगे तो अच्छे से तैयार कर लोगे जो मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो ये रहा गद्यांश नंबर 1। चलिए गद्यांश नंबर 2 को हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, गद्यांश नंबर 2
टू। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है जो गद्यांश मैं करा रहा हूं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार मेरे पर विश्वास करके आप तैयार कर लीजिए, नहीं फंसेगा तो आप मुझे कहना। यहीं से देखिए, आप गाइड ले लेंगे, बुक ले लेंगे, भटकते रहेंगे कौन सा तैयार करूं कौन सा ना तैयार करूं। इससे अच्छा है कि जो मैं बता रहा हूं आप उसी को तैयार कर लो, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके तैयार कर लो। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मेरे पर विश्वास है, तभी कोई भी दबाव आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप तैयार भी कर रहे होंगे, जितने भी सब्जेक्ट तैयारी करा दिए गए हैं ये भी आप तैयार ही कर लेंगे। 90% प्लस रिजल्ट चाहते हैं तो तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। संस्कृत लास्ट है, इसको भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषेप। तो दोस्तों इस तरीके से आपको शुरू के कुछ वर्ड आपको तैयार कर लेने हैं कि ऐसा अगर आएगा तो हमें किस तरीके से लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे एतमंतम पुष्णाति, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका गद्यांश आपका दिया रहेगा। पूरा पढ़ूंगा तो काफी समय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत में धीरे धीरे पढ़ना होता है और पूरा ऐसे पढ़ूंगा तो काफी समय हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान दीजिए, शुरू को आपको तैयार कर लेना 2-3 आपको वर्ड, और लास्ट के 2-3 वर्ड तैयार कर लेने। ऐसे आपके एग्जाम में अगर यहाँ पे फंसेगा, आप चाहे तो एक बार 2 बार इसको स्टोरी तरफ पढ़ लिया करिए, बस कर, ठीक है। अब संदर्भ देखिए क्या होगा। संदर्भ में आपको लिखना होता है, मैंने क्या होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड के गद्य भारती में संकलित। इतना सभी में कोई भी गद्यांश अगर आपसे पूछा जा रहा है तो संदर्भ आपको सभी इतना लिखना है, सभी में इतना आपको लिखना ही लिखना है संदर्भ, ठीक है। बस आपको चेंज क्या कर देना है, कवि कुल गुरु, ये आपका चैप्टर जो है उसी को चेंज कर, जिस चैप्टर से ये आपका क्या यहाँ पे लिया गया है दोस्तों ये गद्यांश, वही यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर लिख देना है कवि कुलगुरु कालिदास है, ये चैप्टर है, उसका लिख दीजिएगा शीर्षक पाठ से लिया गया है, ठीक है। क्लियर, बस आपको यही चीजें तैयार करनी है कि कौन से पाठ से लिया गया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जब पूरे आपको जब गद्यांश पढ़ेंगे आप, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ शब्द ऐसे मिल जाए, जैसे कि कालिदास, तो कालिदास शब्द मिल गया, तो इससे यह क्लियर हो गया कि जो चैप्टर है संदर्भ है वो क्या होगा दोस्तों, कालिदास वाला चैप्टर है। तो कालिदास वाला चैप्टर क्या है आपको तो इतना याद होना चाहिए, जैसे कवि कुल गुरु कालिदास है, तो ये चैप्टर का नाम होगा, इस तरीके से लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा संदर्भ। और संदर्भ आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, सिर्फ संदर्भ लिखने का ही 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद प्रसंग और अनुवाद लिखेंगे तो 5 नंबर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रसंग में जो गद्यांश बोला रहेगा वही आपको लिखना है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास के जन्म के विषय में प्रचलित विभिन्न मत और तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, इस तरीके से लिख दीजिएगा। और फटाफट आप देख लीजिए, नहीं वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अनुवाद में क्या लिखना होगा, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ उसका ट्रांसलेट करना है, वो संस्कृत में दिया गया है उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना है। अब कैसे करना है मैंने आपको ये भी ट्रिक बता दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, सिर्फ उसी को क्या करना है, हिंदी में कन्वर्ट करते चले जाना। जैसे ऊपर गद्यांश में क्या दिया, देखिए यहाँ पे दिया था कवि कालिदासस्य, तो मैंने जब यहाँ पे इसका ट्रांसलेट किया तो लिखा कवि कालिदास। फिर यहाँ पे देखिए जन्म स्थान विषेप, देखिए जन्म स्थान अर्थात जन्म स्थान विषेप, तो यहाँ पे क्या होगा विषेप, यहाँ पे देखिए आप लिख दीजिएगा जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं। आगे ये भी लिखा है एक मत मतलब नैकमत्यमस्ति, अर्थात एक मत नहीं। तो इस तरीके से आपको इसको ट्रांसलेट कर देना है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब अनुवाद में लिखिए कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी इसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर के निवासी, यहाँ पे बड़ी एक मात्रा लगाइएगा दोस्तों, कश्मीर पे के निवासी विद्वान उन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं और बंगाल के निवासी बंगाल देश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरा भी समीक्षकों का वर्ग है जिसके मत से कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। तो आपको कुछ इस तरीके से आपको हिंदी में अनुवाद कर देना होगा। तो ये हो गया दूसरा नंबर का ध्यान। चलिए फटाफट हम तीसरे चौथे पांचवें को भी यहीं पर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों गद्यांश नंबर 3, ठीक है। गद्यांश नंबर 3 में बोला है बाल्यकाला देवाम, ठीक है, बाल्यकाला देवाम पठने
कुशाग्र बुद्धि। तो आपको शुरू में 2-3 शब्द इधर याद कर लेने, लास्ट के आपको मान लीजिए यहाँ पे दिया है, जैसे मान लीजिए प्रादर्शित, तो इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब क्या करना है, इसी का आप संदर्भ लिखिए किस चैप्टर से है। तो मैंने आपको बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड के गद्य भारती में संकलित। इतना तो आपको सभी में लिखना है, कोई भी गद्य आपसे पूछ लिया जाए, आपके एग्जाम में कोई भी गद्य आ जाए, इतना तो आपको सभी में लिखना है। लेकिन फिर आपको चैप्टर का नाम लिखकर उसका लिख दीजिए शीर्षक पाठ से लिया गया है। मेन यही है संदर्भ, अगर पाठ का नाम आप याद कर लो तो समझ लीजिए 2 नंबर तो ये आपको देके ही जा रहा है। सिर्फ आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए, कौन से पाठ से लिया गया है। तो ये कौन से पाठ से लिया गया दोस्तों, लोकमान्य तिलक। इतना देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं ऐसे जो देखेंगे, पूरा जब पढ़ेंगे आप इसको, इस पूरे आपको पढ़ जाइए, पूरे जो गद्यांश इसको पढ़ जाइए। जब पूरे गद्यांश को पढ़ जाएंगे तो ऐसे कुछ न कुछ आपको वर्ड मिल जाएंगे जो पाठ को बताते होंगे, ठीक है। जैसे बालका देवाएं पढ़ने कुशाग्र बुद्धि स्वकक्षा, तो स्वकक्षा यहाँ पे जो है दोस्तों पूरा आप पढ़ेंगे। जैसे आपको स्टोरी पढ़ाया गया क्लास में, तो आपको जैसा स्टोरी बताया गया तो कुछ न कुछ ख्याल आता होगा किस पर आधारित है, तो पाठ का नाम तो याद भी होगा। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा समझाएंगे नहीं अब, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। अब देखिए दोस्तों प्रसंग, प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में तिलक जी के कुशाग्र बुद्धि होने का वर्णन किया गया है। तो आपको वहां पर देखिए जो कुछ महत्वपूर्ण वर्ड दिखते हैं, दूसरे या पहले वर्ड, जो ये गद्यांश होता है, गद्यांश में पहला दूसरा वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो यही आपको क्या करना है, प्रसंग में लिख देना हो, ठीक है। जिसके बारे में, जैसे नैतिकता की बात होती है, नैतिकता के महत्व के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि के महत्व के बारे में बताया गया, वर्णन किया गया, इस तरीके से आपको लिख देना होगा, ठीक है। अब चलिए हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। देखिए आपको बार बार हम बता रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना गाइड ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, सिर्फ आपके ये काम आ जाएगा या वीडियो। और वीडियो देखने के बाद अपने नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए अनुवाद हो जाएगा। बचपन से ही ये पढ़ने में तीक्ष्ण बुद्धि और अपनी कक्षा में सबसे आगे थे। संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। छात्रावस्था में जब अध्यापक इन्हें गणित के प्रश्न पट्टी पर, पट्टी मतलब जो स्लेट होता है, ठीक है, लिखने के लिए आज्ञा देते थे, तब वे कहते थे स्लेट पर लिखने से क्या लाभ, मैं मौखिक ही उत्तर बता दूंगा। वह गणित के कठिन प्रश्नों का मौखिक ही उत्तर बता देते थे। परीक्षा में वे पहले कठिन प्रश्नों को हल करते थे। 10वें वर्ष में इस बालक ने संस्कृत में नए श्लोक रचने की शक्ति प्रदर्शित कर दी थी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या करना है, जो गद्यांश आपको दिखे उस गद्यांश का कुछ न कुछ आपको ऐसा अंक मिलेगा, ऐसा कहने का मतलब अक्षर मिलेगा, ऐसा शब्द मिलेगा जो आपको इंडिकेट करता रहेगा कि आपको लिखना क्या है अनुवाद करते समय, ठीक है। जैसे आपको समझा दूं, थोड़ा सा और समझ लीजिए एक बार। जैसे यहां पर आप देखेंगे दिया है निर्माण शक्तिम प्रदर्शित, तो यहां पर देखेंगे निर्माण मीन्स क्या होता है, रचना करना या बनाना। तो देखिए यहां पर देखिए श्लोक रचने की शक्ति, निर्माण शक्ति क्या बोला मैंने, निर्माण शक्तिम प्रदर्शित, प्रदर्शित में लिखा गया उधर। तो इसी तरीके से आपको क्या करना, उन्हीं वर्डों को घुमा फिरा कर ऐसे ट्रांसलेट हिंदी में अनुवाद कर देना होगा। ऐसे आप कर देंगे ना तो कम से कम मान लीजिए 7 नंबर का तो 6 नंबर मिल ही जाएगा। ज़्यादा काटेगा एग्जामिनर तो 1 नंबर काटेगा, ये नहीं कि आपका पूरा आधा नंबर इकट्ठा ही काट लेगा, कुछ नहीं, सिर्फ 1 या 2 नंबर काटेगा। नहीं आता है तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको आ रहा अच्छे से तो आप अच्छे से ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आप गद्यांश नंबर 3। अब देख लीजिए गद्यांश नंबर 4 को। अब देखिए दोस्तों गद्यांश नंबर 4, वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे कालिदास का दूसरा यहाँ पे गद्यांश ले लिया हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे वीडियो से नहीं तैयार करना चाहते गद्यांश, तो मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ, जब भी आप गद्यांश तैयार करिएगा तो कालिदास चैप्टर और नैतिकता चैप्टर को मत ही छोड़िएगा। इन दोनों चैप्टरों में से तो कंफर्म है आएगा ही, आपके एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से नहीं तैयार कर रहे हो तो आप कहीं से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं इतना सलाह आपको जरूर देना चाहूँगा, भटकने से अच्छा है दोस्तों इस वीडियो का पूरा देख जाइए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए इसको। यही आपके एग्जाम में, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 2 के पहले के अंतर्गत 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से किसी एक का आंसर देना होगा। 2 गद्यांश दिया रहेगा, पहले प्रश्न के अंतर्गत 2 गद्यांश दिया रहेगा, किसी एक का आंसर आपको देना है जो कि आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए गद्यांश को देख लेते हैं दोस्तों। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम, तो यहाँ आप लास्ट में मिला लीजिए इस तरीके से, मानव सचरिवा चरित्री,
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मिला लीजिएगा गद्यांश। गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड के गद्य भारती में संकलित। मैंने क्या बताया कि आपको इतना सभी गद्यांशों में संदर्भ जब लिखेंगे तो लिखना ही पड़ेगा। फिर आप पाठ का नाम दे दीजिएगा। पाठ का नाम आपका है कवि कुलगुरु कालिदासः, ठीक है। फिर शीर्षक पाठ से लिया गया, इतना आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको प्रसंग लिखना है, तो प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की रचनाओं के माधुर्य और आकर्षक की चर्चा की गई है। तो जिसके बारे में वहां पर बात, देखिए माधुर्य, यहां देखिए मैंने क्या होता है दूसरा तीसरा वर्ड ही आपको क्या करना है लिख देना है प्रसंग में। तो मधुरतम मतलब क्या होता है मिठास की बात की, कालिदास के मिठास की बात की गई है, यानी उनके अंदर जो मधुरता थी उसकी बारे में बात की, गुण थे जो उसके बारे में बात किया गया। तो वही वर्ड आपको यहां पर भी घुमा फिरा कर लिख देना है। जैसे इस तरीके से लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास के माधुर्य तम की वर्णन किया गया। इस तरीके से आप उसी वर्ड को घुमा के ही प्रसंग में रख दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये ट्रिक है, आप इसी फॉलो करिए, रट्टा मत मारिए पूरा। अब मैं इतना बताता चल रहा हूं, आपका मर्जी, आपको फॉलो करना है नहीं करना आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अपन इसका अनुवाद करना होगा तो क्या करेंगे। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक और जहां उनकी रचनाओं में काव्य के लिए उचित गुणों का समावेश है, तो दूसरी ओर उनमें भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी सुशोभित होती है। मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह अर्थात काव्यों में बात की जा रही है, ठीक है, मानव की सहचरी के समान आचरण करती है। पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और लिखो तुरंत अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए लास्ट गद्यांश देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत, जो वो भी हो सकता है फंस सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों गद्यांश नंबर 5, गद्यांश, बस इन्हीं 5 गद्यांशों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप तैयार कर लेते हो ना, तो मैं लिख के दे रहा हूं, 100% लिख के दे रहा हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा वो 7 नंबर आपको तुरंत दे के जाएगा। तो अगर आप 7 नंबर पाना चाहते हो, देखिए दोस्तों बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो घड़ा भरने के लिए 1 नंबर 2 नंबर 7 नंबर 5 नंबर हमें इकट्ठा करके तभी 70 में 70 आप ला पाओगे। और 70 में 70 नहीं आ रहा, 68 भी आ जा रहा है, तो आपका रिजल्ट तभी तो 90% तक पार बनेगा। तो कम से कम क्या करना होगा, जिस तरीके के मैं बता रहा हूँ, जिन तरीकों को मैं समझा रहा हूँ, बस आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, कदाचित एवमपि, फिर लास्ट में देखिए स्थिराणि एव। तो इस तरीके से ये हो गया आपका गद्यांश, ठीक है। ये गद्यांश आप तैयार कर लीजिएगा, 1-2 बार स्टोरी की तरह इसको पढ़ा करिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप संदर्भ पे आइए। संदर्भ में देखिए क्या है दोस्तों, संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड के गद्य भारती में संकलित। अब देखिए यहाँ पे पाठ आ गया, पाठ लिखने के तुरंत बाद आपको लिखना है शीर्षक पाठ से लिया गया। किस से पाठ से लिया गया है, नैतिक मूल्यांकन। और यहाँ पे जब नैतिक मूल्यांकन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कोई न कोई शब्द दिखेगा नैतिक से रिलेटेड। जैसे देखिए यहाँ पर दिख गया नैतिक मूल्यांकन, पाठ का नाम ही दिख गया, कालिदास चैप्टर से आएगा, तो जान लीजिए कालिदास शब्द यहाँ पे कुछ न कुछ दिख ही जाएगा गद्यांश के अंदर। तो आपको ये सब ट्रिक आपको आजमाना है। जब भी परीक्षा में बैठे गद्यांश आपके सामने दिखे तो इतना आपको पहले मिला लेना है किस पाठ से लिया गया, ऐसी कौन से शब्द मिल रहे हैं जो उस पाठ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब कई पाठ हैं आपके, तो आपको किन पाठों से पूछा गया, आपके एग्जाम में किन पाठों से आया है, ये गद्यांश ही इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाहता हूं, और इतना तो आप समझदार हैं ही, क्योंकि आप हाई स्कूल में हैं और पढ़ रहे हैं आप क्लास यूट्यूब से, तो इतना तो आप जानकार होंगे ही। देखिए दोस्तों प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक आचरण, नीति और धर्म के अंतर तथा साहचर्य पर प्रकाश डाला गया है। और एक बात मैं बता दूं, देखिए प्रसंग आप लिखो या ना लिखो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। अगर आपको प्रसंग नहीं लिखना आता तो मत लिखिएगा, लेकिन मैंने क्या बताया है कि प्रसंग में वही वर्ड लिखे जाते हैं जो शुरू के गद्यांश के दूसरा या तीसरा वर्ड होता है, उसी को लिख दीजिएगा। इसी के बारे में वर्णन किया गया या इस पर प्रकाश डाला गया है,
ऐसे बस लिख देना है, ठीक है, वो नंबर दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन मैटर आपका एग्जामिनर देखेगा संदर्भ और अनुवाद। संदर्भ 2 नंबर कैसे देगा, पाठ का नाम पता करके, अनुवाद आपको सिर्फ क्या करना है, उसी को उसी अक्षर को यहीं पे रखते चले आना है। जैसे कदाचित है तो कदाचित में कभी ऐसा देखा जा सकता है। एवं जहाँ तक कि समाज में प्रचलित रूढ़ प्राचीन परंपरा सबके लिए हितकारी नहीं होती है, अतः जागरूक विद्वान उस रूढ़ का विरोध भी करते हैं, परंतु उनके आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श लिए हितकारी होता है। आगे देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे देख लीजिए, खत्मा पे है। इस प्रकार सदाचरण करने में भी परिवर्तन दिखाई देता है, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्यों में है उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सनातन धर्म नहीं बदलता, उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी स्थिर ही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने आपको 5 यहाँ पे गद्यांश बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने ये 5 गद्यांश कराए हैं प्लीज़ आप इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से फंसने वाला है। अब ओवर कॉन्फिडेंस, अरे ये क्या बता रहा है, ऐसे बता रहा है, वैसे बता रहा है। देखिए दोस्तों बहुत सारे बच्चों के अंदर ऐसा हीन भावना आ रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसा हीन भावना है तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब करके आप हट सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी बच्चे को प्रेशर देके नहीं पढ़ाया जाता। आप अपने इच्छा से पढ़ने आओ तो अपने इच्छा से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो और आप अच्छा रिजल्ट लाओ, ताकि मुझे भी खुशी हो कि मेरे जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं उनका अच्छा खासा रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। तो आप ट्रस्ट करके सभी जितना मैं तैयारी करा रहा हूँ कर लीजिए, 90% प्लस ही रिजल्ट बनेगा, मैं ये दावा करता हूँ। बस आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से तैयार करिए और जिस रूल को मैं बताता हूँ उस पर भी आप फोकस करिए, अमल करिए उस पर, ठीक है, तभी जाके रिजल्ट 90% बन पाएगा। बहुत सारे बच्चे होते पूरे किताब पूरे गाइड को रट डालते हैं, लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद क्या होता है, रिजल्ट उनका सिर्फ 65 से 70% तक ही रह जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सुनते हैं अरे ये तो बहुत पढ़ रहा था, इसका रिजल्ट ही नहीं बना। तो देखिए दोस्तों उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो गिर जाता है। एग्जाम में बैठने से पहले आपको क्या करना है, अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है कि मुझे सभी क्वेश्चन आते हैं और मैं पूरा करके आऊँगा, धुआं कर दूंगा एग्जाम में, ठीक है। ये सोचकर आपको एग्जाम में बैठना है। फिलहाल बस इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ 7 नंबर आपको देके जाएगा अगर आप तैयार कर लेते हैं और 7 नंबर इस वीडियो से आप लेकर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।